नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के वसंत भाग 3 की पहली कविता ध्वनि का अध्ययन करेंगे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। ध्वनि ध्वनि का मतलब होता है आवाज जो हम कानों से सुनते हैं। अभी आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी क्योंकि इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो कुछ आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। उन सब आवाजों को ध्वनि कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी आवाजें हैं जिनको हम कान से सुन पाते हैं, वो सब ध्वनि है। इस कविता में कवि ध्वनि यानी आवाज की बात करते हैं, और ये कौन सी आवाज है? उनके मन की आवाज, उनके अंदर की ध्वनि है, अंदर की आवाज है। अब सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में थोड़ा जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन बहुत कष्टों में बीता, अभाव में बीता। बचपन से इन्होंने बहुत दुख झेले, इसलिए 12वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। 3 साल की उम्र में इनकी माँ का निधन हो गया, और जब ये 20 साल के हुए तो पिता का निधन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी आई थी, उसमें ना सिर्फ इन्होंने अपनी पत्नी मनोहरा देवी जी को खोया, अपितु इनके चाचा, इनके भाई, इनकी भाभी सब उस महामारी की भेंट चढ़ गए। फिर पूरे परिवार का बोझ इन पर आ पड़ा। इन्होंने जैसे तैसे सबको संभाला और खुद को भी संभाला। फिर इनकी बेटी सरोज, जो कि 18 साल की हो गई थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सरोज की मृत्यु ने इनको एकदम हिलाकर रख दिया। सरोज की याद में इन्होंने 1935 में सरोज स्मृति एक शोक गीत लिखा था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। जैसे बच्चन जी ने कहा था ना, बीत गई सो बात गई, तो वैसे ही इन्होंने भी अपने जीवन में अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की। और ये सब युवाओं को, यूथ को दुखों से बाहर निकालना चाहते हैं। कविता पढ़ने से पहले हमें वसंत का मतलब जान लेना अति आवश्यक है। जैसा कि वसंत आपकी पुस्तक का नाम है, और निराला जी ने भी अपनी कविता में अपने जीवन में वसंत आने की बात कही है। तो वसंत से पहले पतझड़ आता है। आप जानते हैं 6 ऋतुओं में से एक ऋतु वसंत होती है, जो कि सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। और इससे पहले पतझड़ आता है। पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ एकदम ठूंठ हो जाते हैं, प्रकृति अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो पतझड़ है वो कवि के जीवन में आने वाले परेशानियां हैं, दुख हैं और झमेले हैं, संघर्ष हैं। और बाद में वसंत आने का तात्पर्य है कि जब वसंत आता है तो वसंत ऋतु में जो प्रकृति होती है वो अपने चरम सौंदर्य पर होती है। उसकी लावण्य असीम होती है। उस समय चारों तरफ रंग बिरंगा, नए नए पत्ते, कोमल कोमल कलियां, चारों तरफ फुलवारी, फूलों की क्यारी, और इस तरह का उस समय खुशनुमा माहौल होता है, पर्यावरण होता है। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में भी अब वसंत आ गया है, और मैं अपने सपने के माध्यम से, अपने ख्वाबों के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उसमें भी जोश, उत्साह, उमंग, तरंग भरना चाहता हूँ, और उनके जीवन में भी वसंत की बहार लाना चाहता हूँ। ऐसा वसंत जो उनके जीवन से लक्ष्य पाए बिना खत्म ना हो। अब मेरे भी जीवन में जब वसंत आ गया है तो मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा। और कवि का लक्ष्य क्या है? युवा पीढ़ी में जोश भरना, सोई हुई युवा पीढ़ी को जगाना उनका उद्देश्य है। वो कहते हैं जब तक वो उद्देश्य कैसे पूरा करेंगे? अपनी कविताओं के माध्यम से। आपने 7th की जो अंतिम कविता थी वो पढ़ी होगी, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ठीक है, तो इस तरह से जो कवि होते हैं वो समाज में उथल पुथल लाने का काम करते हैं, आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कलाओं के माध्यम से। तो त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो कहना चाहते हैं कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से जो आलसी और सुस्त युवा पीढ़ी है, सोई हुई युवा पीढ़ी है, उसको जगाने का काम करूंगा, उसमें अमृत सींचने का काम करूंगा, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना शांत नहीं बैठे, निराश ना हो।
कहने का मतलब ये है या कविता का उद्देश्य ये है कि युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं निराला जी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाइयां परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन हमें अपनी जीवंतता को बनाए रखना है, अपनी कर्मठता को बनाए रखना है और अपनी जिजीविषा को हर हाल में बनाए रखना है। कभी निराश हताश नहीं होना है। जीवन में फिर से नया सवेरा आएगा या सुख भरा सवेरा है। कविता देखते हैं। कवि ने कहा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसमें एक कठिन शब्द आया, मृदुल। मृदुल यानी कोमल। अगला अनुच्छेद देखिए, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इसमें कठिन शब्द देखिए, प्रत्यूष यानी सवेरा, निद्रित यानी सोई हुई, कर यानी हाथ, आगे देखिए कविता। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो कवि कहते हैं, कवि अपने जो मानवीय भाव हैं उनका प्रकृति पर आरोप करते हैं या प्रकृति के अवयवों से उनकी तुलना करते हुए बताते हैं कि जिस तरह से प्रकृति में हरे हरे पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, ये कोमल है, उसी तरह से मेरे शरीर के जो अंग हैं वो भी कोमल हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न यानी सपना, मैं अपने सपने को, मधुर सपने को, कर यानी हाथ से, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मैं अपना ख्वाब रूपी हाथ निद्रित कलियों पर यानी सोई हुई कलियों पर फेरूंगा, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, और उनमें एक नया सवेरा, मन को हरने वाला सवेरा जगा दूंगा। यहाँ निद्रित कलियों से तात्पर्य यूथ से है, युवाओं से है, जो सोए हैं यानी जो नींद में हैं, जिनमें जोश उत्साह की कमी है और निराश हताश रहते हैं, उन युवाओं के लिए है ये। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने ख्वाब रूपी स्पर्श से इन निद्रित कलियों को भी जगा दूंगा और इनके जीवन में एक नया सवेरा लाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। वो कहते हैं फूल फूल से, यहाँ फूल युवाओं का प्रतीक है, फूल फूल से, पुष्प पुष्प से, तंद्रालस यानी तंद्रा और आलस यानी नींद और आलस को खींच लूंगा मैं। हर फूल से यानी हर युवा के मन से जो आलसीपन है, जो निद्रा है, जो तंद्रालस है, उसको मैं खींच लूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। और मेरे जीवन में जो मुझे नया जीवन मिल गया है, या मेरे जीवन में जो नया जोश और उत्साह आ गया है, मेरे जीवन में जो वसंत की बहार आई है, उसके माध्यम से उस नए जीवन का अमृत मैं युवाओं में खुशी खुशी सींच दूंगा और उनको भी मेरी तरह से वसंत की बहार में ले आऊंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। फिर कवि कहते हैं कि मैंने अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। वैसे ही जो युवा अपने लक्ष्य से भ्रमित हैं, जिनको अभी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हैं, नींद में हैं, उनको मैं वो द्वार दिखा दूंगा, वो सफलता का पथ, वो रास्ता दिखा दूंगा जो अनंत है। लक्ष्य अनंत हैं, उन लक्ष्य को मैं भी प्राप्त करूंगा और युवाओं को भी प्राप्त करने तक चैन से नहीं बैठने दूंगा। उनमें भी वही जोश जगा दूंगा जो मेरे अंदर
जगा हुआ है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि युवाओं को कैसी भी परिस्थिति हो हताश और निराश नहीं होना चाहिए। युवा हमारे देश के कर्णधार हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो युवा पीढ़ी में अच्छे गुण होना बहुत आवश्यक है। जब वो उन्नति करेंगे तो ही हमारा देश भी उन्नति करेगा। धन्यवाद।